हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टीव विदभूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी सी वीडियो हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको नहीं मिल पाई है, उसके लिए आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से हमारी जो वीडियो आपको मिलने वाली है, इसमें आपके घटना चक्र की जितनी भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, घटना चक्र की बुक में दिया गया है, उसी से सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ से आपको भारतीय इतिहास के 2 से 3 वीडियो में हम कवर कर लेंगे जितने भी बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको यह जानकर खुशी होना चाहिए कि आप लोगों के लिए जो भी बेहतरीन प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपकी घटना चक्र के बुक के द्वारा कराया जा रहा है। तो भारतीय इतिहास के सभी प्रश्न आपको 1 से 2 से 3 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिए जाएंगे। तो आपको हर एक वीडियो को देख लेना है। आज की ये पहली वीडियो है भारतीय इतिहास की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपका सुझाव है, कमेंट बॉक्स दिया गया है आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप हमें कह सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो भी चीज़ें आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो पहले प्रश्न के शुरुआत करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास हम यहाँ देखेंगे, हर एक प्रश्न जो आपके घटना चक्र के बुक में दिया गया है। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से आपको याद रखना है। आ जाते हैं नीचे, जो आपका एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दी गई हैं आपके बुक में, उनको पढ़ने से दोस्तों थोड़ा सा आपको चीज़ें अधिक से अधिक समय तक याद रहती हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हर एक कंटेंट जो आपके बुक में दिया गया है उसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये आपकी घटना चक्र की बुक में है। तो सारे कंटेंट घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं और जितने भी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस में पूछे गए हैं वही प्रश्न इस बुक में दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको बन सकता है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो यहाँ से एक और प्रश्न निकल के आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व की चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से का मतलब है कि संत कबीर नगर जिले से, लहुरा देव से, तो यहाँ से ये साक्ष्य मिला है चावल का भी। तो कंटेंट कैसे निकल कर आपके सामने आएगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्ढीबा आपका प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तमाम जो कंटेंट आपको दिया गया है आपकी बुक में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग या फिर ताम्रपाषाण युग, दोनों बातें आपको याद रखनी है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग या फिर कैल्कोलिथिक युग हो, दोनों बातें एक ही हैं। तो उनको अलग अलग नाम से, यानी कि एक नाम आपका ताम्रपाषाण युग याद रखना है, दूसरा नाम आपको कैल्कोलिथिक युग भी उसी को कहा जाता है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आपको मिला है कि संस्कृतियाँ, जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है। तो जो पत्थर के औजार
जिसमें तांबे के औजार और साथ में पत्थर के बने हुए उपकरण थे, उनका प्रचलन जिस संस्कृतियों में हुआ था उन्हीं को ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। आ जाते हैं जो आपके बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। इसको पढ़ने से दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए एक विस्तार पूर्वक चीज़ें मिलती हैं जो आपको काफ़ी समय तक याद रहती हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके बेहतर नॉलेज के लिए। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको दी गई हैं हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न बनते हैं वो कहीं से भी निकल के आ सकते हैं जो आपके कंटेंट में आपको मिलेंगे। तो इन कंटेंट को अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो प्रश्न कहीं से भी निकाल के बनाया जाए तो उसका आंसर आप जो कर पाएंगे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन पर बर्तनों की श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंगों की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो यहाँ से कई तमाम चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं और चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी है। तो कई चीज़ें हैं जो दी गई हैं आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। सीधे आपको ये नहीं करना है कि ये आपने प्रश्न को पढ़ा और आंसर को रट लिया, तो ऐसे में चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आप कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो चीज़ें आपको काफ़ी समय के लिए याद रहती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका नॉलेज का विस्तार होता है। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अब आ जाते हैं आपकी एक्स्ट्रा चीज़ों पे, एक्स्ट्रा नॉलेज पे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स कह सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का एक ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ से जितने भी आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं इस बुक में वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बुक तैयार की गई है प्रॉपर आपके बीपीएससी के लिए तैयार की गई है। और आपकी जानकारी के लिए हम यह बताना चाहेंगे कि आपका जो पेपर होने वाला है उसी डेट पे हो रहा है जो बीपीएससी यानी आयोग ने तय किया है, उसमें कोई फेर बदलाव आपको देखने को नहीं मिला है। तो अलग अलग डेट पे आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, उसको ध्यान में रखकर आपको हर एक प्रॉपर तरीके से आपको तैयार रहना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है, यहाँ तो पकी ईंटों की बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो है ही, लेकिन सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह भी है कि नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर नियोजन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता की ये विशेषता रही है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित नियोजन के अनुसार बसाए जाते थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पकी ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान पकी ईंटों से इमारतें बनी थी उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया गया था, या उनको जोड़ने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया गया था उसका नाम आपको बताना है। तो जिप्सम, मोर्टार, इसके द्वारा जो ईंटों को जुड़ाई की जाती थी। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें मिल रही हैं बहुत ही ज़रूरी
फैक्ट्स कह सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज कह सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपको काफ़ी समय तक याद रहता है। अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया और सीधे आपने आंसर कर लिया तो ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि रटंत प्रणाली है आपकी। इसको रट को आपको याद हो सकता है थोड़ी समय के लिए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बेहतर चीज़ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहाँ से लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भुगवा नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पीय नगर की बात करते हैं तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भुगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। तो चीज़ों को आपको यानी कि प्रश्नों को कह सकते हैं कि प्रश्नों को आपको अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आंसर को विस्तार पूर्वक जहाँ तक संभव हो पढ़िए और 1 से 2 बार चीज़ों को पढ़िए, आपको आसानी से याद रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हमने उस प्रश्न को पढ़ा था जिसमें आप जिक्र मिला था आपका लोथल का, तो यहाँ से लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके ये 2011 में पूछा गया, सीधे आपका 2022 में पूछा गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीपीएससी उसी प्रश्न को किस टाइप से दोहराता है। तो यहाँ से उसने पूछा कि हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ है, तो लोथल आपने राइट आंसर कर दिया। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो लोथल। और यहीं से हमने पढ़ा था कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भुगवा नदी पर है। तो अगली बार नदी की अगर बात करें तो यहाँ से आपका एक प्रश्न याद रहेगा कि ये जो कंटेंट आपको दिया गया आपकी बुक में, तो इन चीज़ों को आप अगर पढ़ते हैं तो चाहे आपका नदी की बात कर ले तो आप बता पाएंगे कि हाँ नदी कौन सी थी। स्थल की बात करते हैं तो आपको स्थल याद रहेगा, स्थान भी आपको याद रहेगा, अब ये कहाँ है ये भी आपको याद रहेगा। तो चीज़ें आपको कैसे याद करनी है यहाँ आपको पता चल गया होगा। तो निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से ये स्थान अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेराकोटा का हल जहाँ से प्राप्त हुआ है वो स्थान कहाँ है, तो आपको हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो यहाँ से किस तरह से बीपीएससी थोड़े से फेर बदल हम कह सकते हैं बदलाव करके आपके सामने प्रश्नों को रखता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को आपको पकड़ने की आवश्यकता है कि प्रश्न किस टाइप के अगली बार एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसके पहले के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था, फिर से प्रश्नों को हम लोग फिर से कंटेंट को देख लेते हैं तो चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से आपको गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि राजस्थान में आपका कालीबंगा है जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से कई चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपके बुक में कंटेंट दिया गया है। हर एक कंटेंट बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अभी भी समय है तो आप हर एक चीज़ को जितना हो सके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप तैयारी करिए, वही आपके काम में हमेशा के लिए आएगा। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि 10 लिपि के बड़े आकार वाला चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो कहाँ से मिला है? तो गुजरात के धौलावीरा से मिला है। तो हड़प्पा लिपि वाला बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला लिपि सीधे तौर पे आपके एग्जाम में बन सकता है। तो चीज़ें आपको जो दी जा रही हैं उनको आपको अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है। और हमारे स्वास्थ्य की बात करें तो अब भी थोड़ा सा समस्या है, ये समय के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली के पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो इसके पहले के एक प्रश्न आपका बना हुआ था जो पूछा गया था, उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
तो आर.डी. बनर्जी, इनके दीक्षित, ये सभी थे। आ जाते हैं सीधे आपके एक्सप्लेनेशन पे, तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ से हम आपको सीधे बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं है, तो यहाँ से चीज़ें आपको याद नहीं होगी कि अगर हम प्रश्न को पढ़ते हैं सीधा टिक करके जाते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी दोस्तों। तो आ जाते हैं सीधे हम एक्सप्लेनेशन पे, जो आपके बुक में दिया गया है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। तो एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गया कि हड़प्पा का सर्वेक्षण 1921 में किया गया। किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। वर्ष 1926 और 27 से वर्ष 1933 और 34 में मध्य स्वरूप वर्ष हड़प्पा की उत्खनन का कार्य से संबंधित रहे। अगर ये तिथि से प्रश्न बने तो यहाँ से आपको माधव स्वरूप वर्ष को याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम की बात करें तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर याद रखना है। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट स्टी, ए घोष, जेपी जोशी आदि, इन सभी ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया था। तो हम कह सकते हैं कि ये भारतीय विद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि आपका जो B.A. स्मिथ जी हैं, ये भारतविद और कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध है। और बाकी जिन नाम को आपको याद रखना है, ये सभी नाम, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जो पुरातात्विक महत्व की ओर इनका ध्यान आकर्षित हुआ था और ये कहीं ना कहीं इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए हैं। बोगज कोई का महत्व आपको बताना है कि क्यों है। तो बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी से ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। तो बोगज कोई जो आपका एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आपके 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्व देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, केवल आपके BPSC में ही नहीं पूछा गया है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पारुशणी नदी आपको ध्यान रखना है। 10 राजयुद्ध या फिर 10 राजाओं का युद्ध, पारुशणी नदी, वर्तमान में ये आपकी रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी वर्तमान में इसको कहते हैं, इसके तट पर ये लड़ा गया था। तो 10 राजयुद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, पारुशणी नदी आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर रावी। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इसके तट पर लड़ा गया था ये युद्ध 10 राजाओं का, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनुदुह, यदुपुर, तुर्वस, ये 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसको पुरोहित विश्वामित्र थे। तो यहाँ से ये कंटेंट जो आपको बुक में दिया गया है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके एग्जाम में आपको आसानी होगा प्रश्नों को करने में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 10 ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10 मंडल के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है।
दशम मंडल में। तो दशम मंडल में चारों मंडलों की उत्पत्ति का उल्लेख है ऋग्वेद के दशम मंडल में। तो यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न अगर बनेंगे तो बन सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी यानी कंटेंट याद रहेगा, एक्सप्लेनेशन आपको याद है, तो आप आसानी से हर एक प्रश्नों को तोड़ सकते हैं। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और स्पे का नामांकित देवता, जैसा कि हमने यहाँ पे कंटेंट में पढ़ा था। यही प्रश्न आपका फिर से बीपीएससी पूछा, लेकिन थोड़े से फेरबदल में पूछा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। तो यहाँ से 3 बातें बार बार पूछी जाती हैं हर एक एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रचनाकार की भी प्रश्न बन सकता है और सीधे आपसे जो प्रश्न बना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और ये मंत्र जो गायत्री मंत्र है किस मंडल में है ऋग्वेद के, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि बीपीएससी ने खुद 1997, 2005, 2011 लगातार प्रश्नों को पूछ रहा है, लेकिन हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये कुंडग्राम आपको याद रखना है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लेकिन कई और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो महावीर स्वामी से पूछी जाती हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से उनके जन्म के बारे में चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो उनकी माता का नाम भी पता चल गया है, किसकी बहन थी, किस गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, ये भी आपको पता चल गया। पिता सिद्धार्थ एक यात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो पिता का नाम भी पता चल गया महावीर स्वामी का, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है, यानी कि उसमें दिया गया है, लिखा हुआ है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित करा दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल में हैं। तो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब भी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ से जो चीज़ें दी गई हैं बिल्कुल आपको समझा कर दी गई हैं। तो जैसा भी प्रश्न आपसे किया जाए किसी भी आयोग द्वारा, वैसे ही आपको आंसर भी देना है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? पावापुरी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर जैन की मृत्यु। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट, फिर से आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए याद रहती हैं। कुंडग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ याज्ञवल्क्य क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। वो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जमाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, जामाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिनके गणधर कहा जाता है,
यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि गणधर किसे कहा जाता है। तो ये जो आपको संप्रदाय दिया गया है बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय, इसके जो 11 अन्य प्रधान शिष्य थे उनको ही गणधर कहा जाता है। निम्न प्रकार के ये इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुमर्धन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, ये तमाम जो नाम आपको दिए गए हैं इनको ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको चीज़ें जो आपको मोस्ट या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लगे उसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। जो आपको भी लगे कि ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों को विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। तो ये कंटेंट जो आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में मिल रहा है, इसको आप अगर याद रखते हैं तो प्रश्न किसी भी तरीके से बने तो आपको आसानी होगा करने में। तो इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि हर एक प्रश्न को 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिए, हर एक प्रश्न याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बुक में दी गई हैं, अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़रूर पढ़ें ताकि कंटेंट आपको हमेशा के लिए याद रहे। कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। इतिहास की जो चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे वो आपकी बदलती नहीं हैं। ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं है कि जो आपका अभी हाल ही का पूछा जाएगा, फिर आने वाले समय में फिर हाल ही का पूछा जाएगा। तो आप बाखूबी समझते हैं इन चीज़ों को। इन चीज़ों को आपको समझते ही हैं तो हमको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि जो चीज़ें नहीं बदलती हैं उन्हें आपको, और ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में दिया था। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को एक ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि वो बुद्ध कब कहलाए। तो उन्होंने 6 वर्ष की साधना की। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है। एक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया और एक बेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ से दिया और पहले उस क्या नाम था, अब वर्तमान में क्या नाम है। तो उर्गबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन जिसको कहते हैं वर्तमान में सारनाथ में है, वहाँ ये आए और उन्होंने आकर के इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध के पहले उपदेश को सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन आपको ध्यान रखना है। यह उपदेश दुख या दुख के कारणों या दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो 4 आर्य सत्य किसे कहा जाता है, अगर ये प्रश्न बन जाए तो क्या करेंगे आप। तो उन्होंने जो उपदेश दिया, पहला उपदेश वर्तमान में सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है, उसे ही 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तब आपको कठिनाई होगी। इसीलिए चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को
सूकर मद्दो खाने को दिया, इससे इन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं उनका 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। आपने देखा ही है कि जहाँ वे लोहार के यहाँ ठहरे थे वहाँ उन्होंने सूकर मद्दो खाने को दिया गया था लोहार के द्वारा। उसको खाने के बाद उनको रक्तातिसार हो गया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। बौद्ध की ये धार्मिक पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। केवल ये बीपीएससी द्वारा ही नहीं पूछा गया है, ये और जो आयोग के एग्जाम आपको देखने को मिले होंगे या आपने दिया होगा वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो इसको 3 भागों में बांटा गया, उनकी शिक्षाओं को। उन्हीं को ये त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक यानी कि संघ संबंधी नियम या आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक यानी कि महात्मा बुद्ध के वचन, और अधिधम्म पिटक, ये तीनों आपके क्या हैं, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ से तीनों धार्मिक पुस्तक में जो आपकी चीज़ें दी गई हैं यहाँ से आपको यानी कि इस कंटेंट से आपको पता चल गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न यानी 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो फिर से हम उसी पे आते हैं और जो चीज़ें आपको दी गई हैं सीधा उसी को पढ़ते हैं। कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण यानी दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से जैन धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश में दिया तो वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया कि घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। तो यहाँ से आपका आत्मदमन राइट आंसर हो जाएगा। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो पंचम पीढ़ी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है, यानी कि इस समय जो बोधि वृक्ष है वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन-सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो वृक्ष बोधि वृक्ष था वो अब नहीं है, उसको सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था 7वीं शताब्दी में ही। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यहाँ 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। यानी कि आयोग द्वारा ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं जो पूर्णतः विवादित रहते हैं। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी बुक में दिया गया है आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से क्या चीज़ें थी और अब क्या है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के
रूप में किया। तो यहाँ से हम आते हैं कंटेंट पे। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण विकास हुआ। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन सकता है कि गुफाओं को काटकर या पर्वतों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास किस युग में हुआ? तो मौर्य युग में आपको ध्यान रखना है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सब प्रसिद्ध है। तो यहाँ से बराबर के बारे में आपको पता चल गया है। ये बराबर आपकी आजीविकाओं के लिए जो बनाया गया पर्वत एवं पहाड़ों को काट करके जो आवास बनाए गए थे। तो यहाँ से हम लोगों ने 27 प्रश्नों को किया है। वीडियो बहुत अधिक लंबी ना भी हो, क्योंकि आपका भी मन लगे पढ़ाई करने के लिए। अगर बहुत अधिक लंबी हो जाएगी तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अगली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी, जो आपको देखने को मिलेगा 28 प्रश्नों से। तो चीज़ों को हम तोड़ करके पढ़ेंगे ताकि समय का सदुपयोग हो, अच्छे तरीके से हम पढ़ पाएँ, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो जैसे जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा ताकि हर एक कंटेंट आपको याद रहे। जितने भी वीडियो अब तक अपलोड किए गए हैं सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप चैनल पे देख सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।